हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन से सेशन में। आज हम आपको क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, 2 या 3 देख लेना आप। हमने उसमें आपको पहले वैद्युत आवेश के बारे में बताया हुआ है, वैद्युत आवेश का क्या मात्रक है, वैद्युत आवेश को हम लोग किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, कैसी क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको बहुत ही बेटर तरीके से बताई हुई हैं। आवेश के बाद आवेश का मात्रक, जैसे कूलाम आप कहते थे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी हमने आपको बताया हुआ है, और आवेश का सबसे छोटा भी मात्रक हमने आपको बताया हुआ है। इसके बाद हमने आपको आवेश का मात्रक, जैसे आपने एक बताया था कि कूलाम है, तो हमने आपको ये बताया था कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक कूलाम की परिभाषा क्या है, एक कूलाम को परिभाषित करो, तो ये भी हमने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको वैद्युत धारा के बारे में बताया था, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी परिपथ में वैद्युत धारा को आप कैसे नापेंगे, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से आप वैद्युत धारा को नापते हैं, वैद्युत धारा के किसी परिपथ में डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है। इसके बाद वैद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, और वैद्युत धारा में हमने आपको बताया था कि इसको 1 एम्पियर विद्युत धारा जैसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को हमने पीछे के 2 वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके बाद विभव और विभवांतर के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया या डेफिनेशन डायरेक्ट बोल दी और हमने कहा लिख लो। बहुत अच्छे से हमने आपको सभी चीज़ों को समझाया हुआ है। आज का ये वीडियो जो है ना, वो आप लोगों के लिए ये समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है, इस वीडियो से आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनता देखेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम का नियम। ओम के नियम में आपने बहुत, या तो आपने डायरेक्ट रट लिया होगा, या हो सकता है आपको ओम के नियम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ना हो। तो पहले हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि ओम का नियम क्या है, और इसके बाद ओम का नियम किसके लिए वैलिड है, क्या ओम का नियम सभी प्रकार के पदार्थों पर लग सकता है, या कुछ पार्टिकुलर चीजें हैं जिन पर अप्लाई होगा। तो ऐसे करके हम आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ओम का नियम पूछा ही गया है, 1-2 सालों से देखा गया कि ओम का नियम तो पूछा ही गया, साथ में ओम के नियम का सत्यापन और पूछा गया। तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, हो सकता है इस वीडियो में ना कवर हो पाए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ओम के नियम में जो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में बताएंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जिस कारण हम आपको ओम के नियम का सत्यापन ना करवा पाए। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम के नियम का सत्यापन कराने के लिए वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो उसको हम कराने के लिए आपको एक स्लाइड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोई स्लाइड प्रोवाइड करेंगे, या पहले से ही हम बोर्ड पे लिख देंगे, तो आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा और डायरेक्ट हम आपको उसको समझा देंगे, तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओम का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ में आपको ओम के नियम का सत्यापन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि पिछले, अगर आप पेपर उठा लो, पिछले साल जो हुए हैं पेपर, या उनसे पहले जो हुए हैं, 2024 और 2025 में जो पेपर हुए हैं बेटा, उनमें डायरेक्ट आपसे ओम के नियम का सत्यापन पूछा गया है। तो यार, सत्यापन तो किसी चीज का हम तब कर पाएंगे जब हमें ओम के नियम की ही जानकारी हो। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में ओम के नियम की जानकारी को लेंगे, और बहुत अच्छे से ओम के नियम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओम का नियम क्या है। ठीक है भाई? तो देखो, आज का बेटा अपना टॉपिक है ओम का नियम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखना, प्रॉपर इसके नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए, आप ये समझ लो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये लेक्चर। तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखना ओम का नियम आखिर क्या है। तो देखो यार, इन्होंने अपने नियम में कहा कि यदि किसी चालक, एक बात और याद रखना, ओम का नियम जो है ना, वो केवल धातु चालकों के लिए ही वैध है, अर्थात चालक पदार्थों के लिए ही ये लगता है। बाकी अगर आप सोचो अचालक पदार्थों पर लग जाए, तो ये चालक पदार्थों पर नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना कि ओम का नियम केवल चालक पदार्थों पर लगता है। ठीक है? तो देखो, ओम के नियम में क्या था कि इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है। अब क्वेश्चन ये होगा, बेटा भौतिक अवस्था क्या है? तो भौतिक अवस्था में, जैसे किसी चालक में आप ये बोल सकते हो, चालक का मतलब हम एक तार से ले रहे हैं। ठीक है? घरों में जो तार होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं, बल्ब वगैरह जलाते हैं, पंखे चलते हैं, उसी में जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं,
जैसे भौतिक अवस्था में आप बोल सकते हो चालक की लंबाई, ठीक है। चालक वर्ड से आप तार को अगर आप कनेक्ट कर लेना तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई या क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे यार हम देखो, जैसे हम ये मार्कर लिए, अगर हम आपसे कहें कि इसको आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये तार है, तो अगर हम आपसे कहें इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, किनारे कॉर्नर जो होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या इस चालक का ताप, ठीक है, या ये चालक जिससे बना है, जिस पदार्थ से बना है, अगर वो अपरिवर्तित रहे। फिर से आप हमारी बात को समझना, इन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, चालक आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, इसकी भौतिक अवस्था में इसकी लंबाई हो गई, लंबाई के बाद इसका ये क्षेत्रफल हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका पदार्थ जिससे ये बना है और इसका ताप, अगर ये चीजें अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम के नियम में जो ओम ने बताया, ये इनका स्टेटमेंट था। हम आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को समझ लेना, एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखना है। आप बताएंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ और ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह था ओम का नियम। हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं, अच्छे से आप इसको नोट कर लेना। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी नहीं पता होंगी। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम आपको बहुत बारीक बारीक चीजें भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ओम का नियम बेटा क्या था? इन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहां तक दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कॉमा पदार्थ, चालक का पदार्थ और कॉमा ताप अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। अब ये ना कह लगना सर जी विभवांतर क्या है? बेटा हमने ये विभवांतर आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पहले हमने आपको विभव समझाया है, फिगर वाइज समझाई है ये सब चीजें। पहले आपको विभव समझाया है, फिर हमने आपको विभवांतर समझाया है। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा ये स्टेटमेंट है, आप अच्छे से याद कर लेंगे इस बात को। बताएंगे ओम के नियम में कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का पदार्थ और ताप, अगर ये चीजें अपरिवर्तित रहेंगी तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे मान लें कि यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो तथा चालक में बहने वाली वैद्युत धारा I हो,
तब ओम के नियम के अनुसार, तब ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा? तो उन्होंने बताया था कि चालक के सिरों पर लगाया गया या चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो चालक में बहने वाली धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ओम के नियम से ये बोल सकते हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं, किसके होगा? चालक में बहने वाली धारा I के। ठीक है बेटा, फिजिक्स में जब कभी भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के निशान हटाए जाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो V बराबर, जब ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं R, और यहाँ पर ये I पहले से ही था, तो यहाँ पर V बराबर आ गया RI, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, क्रम अगर आप इसका चेंज करना चाहो तो V बराबर आप पढ़ सकते हैं I इंटू में R, V बराबर पढ़ सकते हैं I इंटू में R, जहां याद रखना, जहां R एक क्या है बेटा? नियतांक है। R क्या है? R एक नियतांक है। इसे चालक का इस वर्ड को आप बहुत अच्छे समझ लेना, इसे चालक का बेटा क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का क्या कहते हैं बेटा? इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर कहां से आया? तो जब यहां से हमने समानुपाती का निशान हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया। कोई कहे आर क्या है, तो आप बताना आर यहां पर एक नियतांक है, और ये जो नियतांक है इस आर को हम कहते क्या है बेटा? तो इस आर को हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो इस आर को हम लोग क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। अगर आप चाहो तो यहां से आर की वैल्यू भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये इसके बटे में आ जाएगा। आर बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। ये R जो है इसे चालक का हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। अगर आप चाहो तो इस प्रतिरोध का आप यहां से मात्रक भी निकाल सकते हो। इस प्रतिरोध का मात्रक याद रख लेना, ये प्रतिरोध कहां से आया है बेटा? तो ये प्रतिरोध आप समझ लो, ये प्रतिरोध आपका कहां से आया है? ओम के नियम से आया है ना। तो आप याद रखना कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बेटा वो ओम ही होता है। क्या होता है? ओम होता है बेटा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। और ओम को इसको ग्रीक अक्षर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंबल फॉर्म में आप इसे लिखो तो इसे आप सिंबल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं ओम को। ठीक है, तो हमने आपको बताया अभी ओम का नियम क्या था। ओम का नियम आपने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, पदार्थ चालक का पदार्थ है, ताप है, अगर ये अपरिवर्तित रहेंगे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने कहा यदि सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या हो? V हो, और बहने वाली धारा I हो, तो ओम के नियम से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा। जब ये निशान हटता है प्रोपोर्शनल का तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम R कहते हैं। R को थोड़ा सॉल्व करके हमने यहाँ R का एक फार्मूला बना लिया V अपॉन I। ये R जो आया है इसे हम चालक का एक क्या कहते हैं? ये एक कांस्टेंट है, ये एक नियतांक है, और इसे ही हम इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हमने कहा प्रतिरोध का अगर हमें मात्रक बताना हो तो ये प्रतिरोध कहाँ से आया है? ओम के नियम से, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है। इसे हम ग्रीक अक्षर ये जो आपके सामने बना हुआ है इस तरीके से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर हमें बताना हो कि प्रतिरोध क्या है, तो आप देखो बहुत आसान शब्दों में अगर प्रतिरोध की हम आपसे परिभाषा बताएं, वैसे ये जो फार्मूला लिखा है इसी के आधार पे भी हम आपको बता देंगे प्रतिरोध की परिभाषा। आप ऐसे याद रख लेना, प्रतिरोध की बहुत साधारण सी परिभाषा ऐसे याद रख लेना, किसी चालक में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाह होने पर उस धारा के प्रवाह होने का जो विरोध कर जाए, किसी चालक में धारा प्रवाहित करो आप, तो धारा के प्रवाह का जो विरोध करे उसे ही हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे हम लोग बेटा चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बोलो इतनी बात सही है? तो प्रतिरोध की आपने बहुत आसान से डेफिनेशन समझ ली। प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे प्रतिरोध और धारा में 36 का आंकड़ा चल रहा है।
प्रतिरोध और धारा में 36 का आंकड़ा चल रहा है। हमने ये कहा अगर इसको V को हम कांस्टेंट समझ ले तो इन दोनों में देखो जो रिलेशन है वो इनवर्स का है। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/I। कहने का बहुत सीधा मतलब ये है कि यदि किसी चालक तार में धारा का मान ज्यादा करना है, यदि किसी चालक में हमें धारा का मान बढ़ाना है, तो सीधी बात है कि हमें उस चालक के प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब किसी चालक का प्रतिरोध कम होगा तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, आप ऐसा समझ लो। अगर किसी चालक में का प्रतिरोध बहुत अधिक है बेटा तो उसमें धारा का मान कम होगा, ठीक है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या होगा, कम। जैसे चालक का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा कब हो सकता है, जब ये वैल्यू बहुत कम हो। मतलब चालक में प्रवाहित धारा जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है और उल्टा निर्भर कर रही है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो उसमें प्रवाहित धारा कम होगी, और यदि किसी चालक में धारा अधिक प्रवाहित हो रही तो इसका मतलब उस चालक का प्रतिरोध जो है ना वो क्या होगा, कम होगा। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना ओम का नियम आपने अच्छे से समझा होगा। एग्जाम में जब आता है तो आपको यहाँ तक सभी चीजें इतनी करनी पड़ेंगी, तो हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम इस प्रतिरोध को लेकर आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रहे हैं, ऐसी चीजें जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई। पहले तो आपसे प्रतिरोध की परिभाषा पूछी गई है, इसके बाद आपसे प्रतिरोध का मात्रक भी पूछा गया है एमसीक्यूज में। इसके बाद आपसे यह पूछा गया है कि प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। वहां से एक और टॉपिक आपको मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बेटा, वैद्युत प्रतिरोध को समझने से पहले आप यहाँ पे V और I के बीच में ग्राफ और समझ लो, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है एमसीक्यूज में क्वेश्चन। तो हमने कहा ये बात हम आपको और बता दें, इसके बाद हम आपको वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बताते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, जैसा आपको पता है कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचें, जैसे हम लोग ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, इस पर अगर हम लोग वोल्टेज ले लें V, और इस वाई एक्सिस पे अगर हम धारा ले लें I, तो अगर इनके बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। मतलब यदि आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता है कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी अनुपात में क्या होगी, धारा बढ़ेगी। तो जब भी V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो V और I के बीच में जो ग्राफ होता है बेटा वो एक सरल रेखा होती है। जितना आप वोल्टेज यहाँ बढ़ाओगे उसी अनुपात में यहाँ पर धारा बढ़ती है। तो V और I के बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर बेटा V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा आता है, याद रखना, सरल रेखा। V और I के बीच का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, ठीक है भाई। देखो, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या, वो मैथ का ध्यान रहता है इस वजह से। तो V और I के बीच जगह अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक सरल रेखा आता है। इसके बाद हम लोग अब कोशिश करेंगे जानने की, जो अभी हमने लोगों ने ओम के नियम में सॉल्व किया था, जो हमने डेरिवेट किया था, जिसमें आया था एक प्रतिरोध वर्ड आया था। तो आखिर प्रतिरोध क्या होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हेडिंग हम आप डाल लेंगे वैद्युत प्रतिरोध। अगला बेटा अपना टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध, अभी वैसे हमने आपको बता दिया था। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और भी हमने आपको बताया था कि इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित
करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से बेटा प्रदर्शित करते हैं। और अभी आपने ओम के नियम में एक फार्मूला भी पढ़ा था, आर बराबर वी अपॉन आई। एक तो परिभाषा आपने ऐसे समझ ली इस तरीके से, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर वी अपॉन आई होता है। जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि इसका मात्रक ओम होता है, या अगर आप इसका मात्रक फार्मूले से बनाना चाहो तो आर क्या है, विभवांतर। इसका मात्रक बेटा वोल्ट होता है और आई क्या है, धारा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। या तो इसका मात्रक ओम होता है या इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसकी हम आपको एक परिभाषा और बता देते हैं। ये तो आप परिभाषा डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, अगर आप इस परिभाषा को और अच्छा लिखना चाहें प्रतिरोध की परिभाषा को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में एक धारा बहने लगती है। ये बात आपको पता है। अगर चालक के सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया जाएगा तो फिर धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो आप बताना कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में क्या हो जाती है बेटा, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का बेटा प्रतिरोध कहते हैं। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आप इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस तरीके से आप प्रतिरोध की भी परिभाषा बेटा बता सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको ओम का नियम बताया है। ओम के नियम में एक वर्ड आया था प्रतिरोध, फिर हमने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध की हमने आपको दो परिभाषाएं बताई। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एक मात्रक तो इसका ओम होता है बेटा, और दूसरा मात्रक इसका वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। दूसरी परिभाषा आपके सामने ये लिखी है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग प्रतिरोध की किसी चालक पर निर्भरता जानेंगे, प्रतिरोध किसी चालक पर किस प्रकार से निर्भर करता है। और फिर इसके आगे जब हम लोग मूव करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को आप किसी परपथ में किस तरीके से जोड़ सकते हैं। अपने हाई स्कूल स्तर पर दो प्रकार के संयोजन है, एक श्रेणी क्रम है और एक समांतर क्रम है। इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताना। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।